Hello all my dear students, welcome back on my YouTube channel. That name is Literature Word. In today's video, I am going to read first chapter of your EVS book, and that chapter name is Understanding Our Relations. This chapter has been given in your unit first, and that unit name is Our Surrounding and Culture. So here I start to read this chapter. In today's video, I will read line to line this chapter. Okay, so here I start. Sanjana and Salma used to study together in school. यानी कि संजना और सलमा दोनों फ्रेंड्स थी, वो दोनों स्कूल के अंदर एक साथ पढ़ाई करती थी. संजना वॉज वेरी सैड वन डे. एक दिन संजना बहुत ही ज़्यादा सैड थी. सलमा आस्क्ड हर. सलमा ने संजना से पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे. आज तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो. संजना सैड, माई मदर्स हेल्थ इज़ बैड. कि मेरी माँ की हेल्थ बैड है, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं. सलमा सैड, डोंट वरी, we will sit together in intermission and talk in detail. सलमा ने कहा कि चिंता मत करो, हम इंटरमिशन यानी कि रिसेस के टाइम एक साथ बैठेंगे और डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे. आंट विल बी फाइन सून. और आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी. अब इसके बाद में ड्यूरिंग इंटरमिशन यानी कि रिसेस का टाइम आता है, दोनों आपस में बातें करती है. तो हम पढ़ते हैं भाई. सलमा पहले बोलती है, यस संजना टेल व्हाट हैपन टू योर मदर. संजना बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ. संजना, मॉम हैज़ हैड हाई फीवर सिंस यस्टरडे. माता को कल से बहुत तेज़ बुखार है. हाई फीवर यानी कि बहुत तेज़ बुखार. सलमा, डिड यू टेक हर टू ए डॉक्टर. क्या आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया. संजना, यस, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स फॉर माई मदर. हाँ दिखाया और डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ बताई है. माई आंट एंड ग्रैंड मदर आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरी आंटी और मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, मेरी माँ की देखभाल कर रहे हैं. टेकिंग केयर यानी कि देखभाल करना. सलमा, वाई आर यू वरीड व्हेन यू हैव ए जॉइंट फैमिली. कि अगर तुम एक जॉइंट फैमिली में रहती हो तो तुम चिंता क्यों करती हो. सो हेयर इज़ ए न्यू वर्ड, जॉइंट फैमिली. Keep remember it. We will discuss about this word after some time. Next, Sanjana. Yes, my whole family lives together. Grandfather, grandmother, uncles, aunts and their kids. We all live together. संजना ने कहा कि हाँ, हम पूरी फैमिली एक साथ रहते हैं. और हमारी फैमिली में कौन कौन है. ग्रैंड मदर दादाजी, ग्रैंड फादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, अंकल और आंटी और उनके बच्चे. तो जिस फैमिली के अंदर पूरी सारी फैमिली एक साथ रहती है उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली. यू कैन सी इन द पिक्चर्स. हेयर टू पिक्चर्स हैव बीन गिवन. फर्स्ट पिक्चर न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड पिक्चर जॉइंट फैमिली. You can see in joint family there are many family members, and nuclear family there are only 4 members, just father, mother and their children. And nuclear and joint family you can see there are many family members. Okay, next भाई, यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी और अपने माता पिता
और उनके बच्चे सभी के एक साथ मिलकर रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। और जिस परिवार के अंदर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार और जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संजना। ओके, अब आ गया सलमा। आगे देखते हैं भाई सलमा क्या कहती है। सलमा, यू शुड नॉट वरी एट ऑल, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एवरीवन इन योर हाउस इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर मदर, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर कोई तुम्हारे परिवार में तुम्हारी मदर की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। शी विल बी फाइन विद इन 2 and 3 days, और आपकी माता 2-3 दिन में सही हो जाएगी। इन माई हाउस आई हैव ओनली माई फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर। तो सलमा कहती है कि एक तरफ तो तुम्हारे परिवार में सारे के सारे एक साथ मिलकर रहते हैं, दादा दादी, अंकल आंटी और उनके बच्चे और आपकी फैमिली यानी कि पापा मम्मी और आप, बल्कि मेरे परिवार में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे माता पिता, सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। तो हमने आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया भाई। अब हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर 2 के अंदर ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। ड्रा द फॉलोइंग टेबल्स इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फैमिली मेम्बर, इधर आपके फैमिली मेम्बर का नेम दिया हुआ है यानी कि उनके रिलेशन, जैसे कि ग्रैंड फादर जिसको आप दादाजी कहते हो, ग्रैंड मदर दादी जी, और दूसरी साइड में ये लिखा हुआ है दे लिव विद यू और समवन एल्स। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, कि जिसका नेम लिखा है आपको ये बताना है कि वो आपके साथ में रहते हैं या फिर कहीं और। तो ये आप खुद डिस्कस इस पर कर सकते हो। आप खुद अपने परिवार को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए। आपके दादाजी दादी जी, आपके ताऊ जी ताई जी यानी कि एल्डर अंकल, एल्डर आंट, ये कहाँ रहते हैं। आपके फादर और मदर ये कहाँ पर रहते हैं। और आपके यंगर अंकल यानी चाचा जी और यंगर आंट यानी चाची जी ये कहाँ पर रहते हैं, आपके साथ या फिर कहीं और, किसी और सिटी में रहते हैं या फिर आपके साथ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं भाई। इन योर लास्ट क्लास यू हैव लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। पिछली 4th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। यहाँ पे ये फिर बता रहा है इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द किड्स। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। वेयर एज इन जॉइंट फैमिली एवरीवन हेल्प्स इन किड्स अपब्रिंगिंग, यानी कि जॉइंट फैमिली के अंदर हर कोई बच्चों की हेल्प करता है उनके ग्रोथ के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस है भाई, इनके जवाब आपको खुद देने हैं, लिखना नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ पढ़ने हैं इनको। आप एज ए ऑरल इनके जवाब अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को बता सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु आर योर नेबर्स, आपके पड़ोसी कौन हैं। अब इसका जवाब तो आप ही बता सकते हो, अपने पड़ोसियों का नाम बताइए। ओके। सेकंड, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन देयर हाउस, आपके पड़ोसियों के घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं भाई। हाउ इज़ वर्क शेयर्ड अमंग देम, और उनमें कौन कौन क्या क्या काम करता है, यानी कि उनके दादाजी क्या काम करते हैं, दादी जी क्या काम करते हैं अगर हैं तो, और उनके जो आपके पड़ोसी हैं उनके फादर मदर यानी कि अंकल आंटी क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ देम हैव जॉइंट फैमिली, आपके जो पड़ोसी हैं, कईयों के पड़ोसी 2-4 बहुत ज़्यादा होते हैं ना विलेज के अंदर, तो आपको बताना है कि कितने परिवार जॉइंट फैमिली में हैं और कितने न्यूक्लियर में। नंबर 4, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन जॉइंट फैमिली,
अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो उनमें कितने मेंबर रहते हैं। हाउ इज़ वर्क शेयर्ड अमंग देम, और उनके काम का बंटवारा कैसे किया गया, कौन कौन क्या क्या काम करता है। नंबर 5, इफ़ संजना's फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर। अगर संजना की फैमिली में वो न्यूक्लियर फैमिली होती, यानी कि उसके दादाजी अंकल आंटी साथ में ना होते, तो उसकी माँ की टेक केयर कौन करता। आई थिंक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता उनके लिए, इसलिए यहाँ पे एक मैसेज हमें दिया जा रहा है कि वी शुड लिव इन जॉइंट फैमिली रेदर देन न्यूक्लियर फैमिली। अब हम चलते हैं अभी आगे अपने पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर एक फैमिली ट्री बनाया गया है। यहाँ पर संजना हैज़ मेड द फैमिली ट्री। संजना ने अपनी फैमिली का एक फैमिली ट्री बनाया है। सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर मैं एक टिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे भाई। ओके, पहले ये देखिए भाई, ये लिखा है आनंद राम, और आनंद राम क्या है भाई, ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी कि आपके ग्रैंड फादर के जो फादर हैं डैट इज़ कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड फादर, और हिंदी में कहते हैं परदादा। इधर देखिए दूपा बाई यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके, यानी कि परदादी। दूसरा है भाई मोतीलाल यानी कि ग्रैंड फादर, दादाजी, और इधर है कमला यानी ग्रैंड मदर। अब उसके बाद में जगदीश यानी कि फादर, और रीतू मदर, और संजना खुद। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए संजना के पिताजी जगदीश के पिताजी मोतीलाल के पिताजी आनंदराम। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब हम आगे रीड करते हैं भाई। नाउ मेक योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो इस प्रकार का फैमिली ट्री यू कैन ऑल्सो मेक बाय हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, नेक्स्ट, व्हेन सलमा केम बैक टू होम शी आस्क्ड हर फादर। अब जब सलमा घर पे वापस आती है तो वो अपने पिताजी से पूछती है वाई माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड आंट डू नॉट लिव विद अस, कि मेरे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, और चाचा जी और चाची जी वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। यू कैन ऑल्सो पुट सेम क्वेश्चन टू योर फादर, मदर एंड योर फैमिली मेम्बर। डैड, वाई आवर फैमिली हैड शिफ्टेड सो फार इन द सिटी, हम दूर शहर में क्यों रहने के लिए आ गए। कैन वी नॉट लिव एंड वर्क टुगेदर इन आवर विलेज, क्या हम गांव के अंदर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते। ये सलमा ने अपने फादर से पूछा। नेक्स्ट भाई, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट सलमा's फादर वुड हैव आंसर टू हर। अब सलमा के पिताजी ने क्या जवाब दिया होगा जब सलमा ने ऐसा सवाल पूछा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको पढ़ते हैं। अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। नाउ डेज फैमिलीज आर माइग्रेटिंग टू सिटीज़। माइग्रेट क्या होता है भाई, एक सिटी से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, that is called migrate. Nowadays families are migrating to cities to seek livelihood or get higher education. एक अच्छी कमाई के लिए, livelihood यानी कमाई, आजीविका, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग शहरों की तरफ दूर रहने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन सिटीज़ आर स्मॉल। अब शहरों के अंदर घर क्या होते हैं भाई, स्मॉल, बहुत छोटे। ओनली फ्यू फैमिली कैन लिव, बहुत ही कम लोग एक घर में रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज हैव डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज,
तो घर ज़्यादा बड़े होते नहीं, तो परिवार क्या है भाई, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट कर जाते हैं। देयर आर मैनी अदर रीजन्स फॉर द डिवाइडेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज़। अब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने के कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि अब यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ नीचे, जस्ट वेट। ओके, यहाँ से देखिए ये वाली लाइन। ओके, फैमिली, ह्यूज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जब परिवार के अंदर ज़्यादा मेंबर बढ़ जाते हैं तो जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली बनती है। देयर हैबिट्स, उनकी आदतें, बिहेवियर, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की कंडीशंस, और पोटेंशियल टू बियर एक्सपेंस एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एटसेट्रा। यानी कि ये सारे के सारे कॉजेज हैं फॉर बीइंग न्यूक्लियर फैमिली टू द जॉइंट फैमिली। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट फॉर डिस्कशन के लिए दिए गए हैं, हम इन पे भी बात करते हैं भाई, इनको रीड करते हैं वन बाय वन। नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रीज़न हैं, ये हमने अभी ऊपर देखा था भाई। ह्यूज फैमिली मेम्बर, देयर हैबिट्स, बिहेवियर, फाइनेंशियल कंडीशन, पोटेंशियल टू वियर एक्सपेंस एंड कंटिन्यूस चेंजेस in ways of celebrating festival. These all are the reason for formation of nuclear families. ये सारे कारण हैं, जस्ट हमें इस पे डिस्कस करना है भाई, कुछ लर्न नहीं करना, लिखना नहीं, सिर्फ सीखना है, ठीक है ना, क्या क्या कारण हैं। नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको डिफरेंस बताना है जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में। इसका सिंपल सा आप कह सकते हो कि जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, एल्डर अंकल, एल्डर आंट एंड देयर चिल्ड्रंस, और उनके बच्चे, सारे का सारा परिवार, बहुत सारे मेंबर जब मिल के रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं, यानी कि छोटा सा परिवार होता है वो, ठीक है। नंबर थर्ड, व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल ओवर द टाइम। त्योहारों को मनाने में क्या क्या आजकल चेंजेस आ चुके हैं, पुराने टाइम के अंदर लोग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे, एंड इन प्रेजेंट टाइम क्या कंडीशंस हैं, इस पे आपको जस्ट डिस्कस करना है। देयर आर, यू कैन से देयर आर मैनी डिफरेंस फॉर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इन प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम के अंदर लोग एक साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और हैप्पी कोई किसी पे गुस्सा नहीं करता था, लड़ाई नहीं होती थी। बट प्रेजेंट टाइम के अंदर लोग चेंज हो चुके हैं, वो अलग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं भाई आपके आगे पेज नंबर 4 पर। तो ये आपका पेज नंबर 4 है भाई। हम अब इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है भाई। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। इन योर नोटबुक मेक ए टेबल एंड राइट व्हेन डू यू गो टू योर रिलेटिव्स, लाइक व्हेन नेसेसरी, ऑन फेस्टिवल्स और नेवर एटसेट्रा। यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं भाई, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। ओके, मैं ये करवा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ रिलेटिव के नेम दिए हैं, और फिर इसके बाद में सेकंड बॉक्स दिया हुआ भी, ये वाला सेकंड बॉक्स, और फिर है थर्ड बॉक्स। आपको पहले बॉक्स के अंदर यानी इसके अंदर यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, जैसे पहले है नाना जी, तो आपको ये बताना है कि डू यू लिव विद हिम, कि क्या आप उनके साथ रहते हैं। और थर्ड सेकंड बॉक्स में फिर थर्ड में बताना है व्हेन डू यू विजिट देयर होम, कि आप उनके घर पे कब जाते हो।
ऐसे ही फिर दादाजी दादाजी, दादी जी और दादी जी, ठीक है। फिर चाचा जी और चाची जी, फिर फूफा जी और बुआ जी, फिर मौसा जी और मासी जी। इनके साथ में आप रहते हो नहीं रहते हो, आपको यहाँ पे बताना है येस और नो। फिर आपको ये बताना है कि आप उनके घर पे कब जाते हो। ये आपको ज़्यादा आप अपनी फैमिली मेम्बर की सहायता से ये फिल कर सकते हो भाई। फेस्टिवल्स के नेम लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं भाई चैप्टर को। अडॉप्शन। ड्यूरिंग रेनी सीज़न, यानी कि बरसात का सीज़न था, सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक फ्रॉम स्कूल इन ए फार अवे गार्डन। देखिए बरसात का सीज़न था भाई, सलमा और संजना स्कूल की तरफ से एक दूर गार्डन में पिकनिक पर जाती हैं। दोनों फ्रेंड्स हैं। दे हैड फन विद देयर क्लासमेट्स, तो वो अपने क्लासमेट के साथ काफ़ी इन्जॉय वहाँ पर करती हैं। वाइल प्लेइंग, खेलती हैं, एंड ईटिंग, खाती हैं टुगेदर, साथ में। एज दे वर हैविंग लंच वाइल सिटिंग इन द गार्डन, जब वो सारे के सारे बच्चे बैठकर गार्डन के अंदर लंच कर रहे थे, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी, तो उनमें से एक मोहन नाम का लड़का था, उसने योगी से पूछा, योगी भी एक स्टूडेंट है भाई, इनके साथ वहाँ पे आया हुआ है। whom हैव यू ब्रॉट अलॉन्ग विद यू, कि तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो। अब योगी कहता, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन है। मोहन, अर्लियर शी हैज़ नेवर बीन सीन विद यू सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, तो मोहन कहता कि पहले तो ये आपके साथ नहीं थी, अब ये कहाँ से आ गई। योगी, शी इज़ न्यू इन आवर फैमिली, ये हमारे परिवार में नहीं है, न्यू है। शी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय माई फादर एंड मदर, तो योगी ने कहा कि इसे अडॉप्ट किया गया है। अडॉप्ट करना यानी कि गोद लेना। जस्ट लाइक आई एम माई पेरेंट्स सन, सिमिलरली शी इज़ माई पेरेंट्स डॉटर, सो इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर, तो योगी कहता कि जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, उसी प्रकार ये मेरे माता पिता की बेटी है, और इसलिए ये मेरी बहन लगती है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी ऑलवेज स्टेज विद मी एंड कीप्स ऑन कॉपिंग मी, ये हमेशा ही मेरे साथ रहती है और मुझे कॉपी करती है, यानी मेरी नकल करती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन निकल के आ रही है भाई, मैं उस पर टिक कर रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली, जस्ट वेट ओके, ये वाली लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि अडॉप्शन क्या होता है, गोद लेना क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू ए रिलेटिव्स चाइल्ड और अदर्स चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जहाँ तो आपके कोई रिश्तेदार का कोई बच्चा या फिर किसी का भी बच्चा जिसे आप कानूनी तौर पर आपके माता पिता जब अपना बच्चा बना लेते हैं, यानी कि कानूनी तौर पर, डेट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन, यानी कि गोद लेना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हुए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थिंक एंड आंसर दीज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, पढ़ते हैं इनको, क्या लिखा है यहाँ पर। If you are living in a nuclear family and your mother is not at home for 2 and 3 days, how would you feel? कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और आपकी मदर घर पर नहीं है, वो कहीं पे गई हुई है, तो आपको घर पर कैसा लगेगा। इसका जवाब आपको खुद देना है भाई। आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार में पीछे कोई रहेगा ही नहीं ना। आपके फादर रह जाएंगे और आपका अगर भाई बहन है तो ठीक है, पर अदरवाइज अगर नहीं है तो आप लोनली फील करोगे। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड स्कूल, ऑर्फनेज, हॉस्टल्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव। आपको इस बात पे डिस्कस करनी है भाई कि किस प्रकार गवर्नमेंट ने जो ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए जो हॉस्टल स्कूल्स बना रखे हैं उस पर। तो ये आपको सिर्फ जस्ट डिस्कस करनी है भाई।
अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी अलॉन्ग विद हर मदर वेंट टू अटेंड हर। अब संजना और उसकी बहन पिंकी दोनों अपनी माँ के साथ कहाँ जाते हैं, देखते हैं आगे पेज नंबर 5 पर। तो ये आपका पेज नंबर 5 है भाई। हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। अंकल्स मैरिज, तो संजना और उसकी जो सिस्टर है भाई पिंकी दोनों अपनी माता के साथ अपने अंकल की मैरिज में जाते हैं। हर आंट वॉज ऑल्सो देयर कैरिंग हर लिटिल डॉटर, तो वहाँ पर उनकी आंटी भी थी जिसके एक छोटी सी लड़की थी भाई। तो पिंकी ने अपनी माँ से पूछा, पिंकी सैड मॉम लुक देखो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। कौन? इनके आंट की डॉटर। ओ लुक हर नोज़ इज़ लाइक माई ग्रैंड मदर्स नोज़, देखो इसकी नाक तो मेरी दादी की नाक जैसी है। हर आइज़ आर लाइक अंकल्स आइज़, और इसकी आंखें अंकल की आंख जैसी हैं। ग्रैंडफादर्स लाइक फेयर कम्प्लेक्शन बट, ग्रैंडफादर जितनी ये गोरी है, बट हर ब्रदर्स कम्प्लेक्शन इज़ बिट डार्क, बट इसका जो भाई है वो इतना ज़्यादा गोरा नहीं है, डार्क है, थोड़ा सा ज़्यादा काला नहीं, यानी कि सावले कलर का है। तो ये आप पिक देख सकते हो भी, साथ में पिक दी हुई है यहाँ पे, और ये वाली पिक, ये पिक आप देख सकते हो भाई। ये पिंकी है, ये इनकी आंटी की डॉटर, और ये पिंकी की मदर यानी कि संजना की मदर। एक्सप्लोर एंड आंसर दीज, अब यहाँ पे कुछ फिर और क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, हम इनको पढ़ते हैं भाई। इन योर नोटबुक राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर विद होम योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच। तो ये नीचे एक टेबल दी हुई है, आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे इस साइड पर, यहाँ पर आपको आपके नेम दिए हुए हैं आपके बॉडी पार्ट्स के, और यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि आपका ये पार्ट किससे मिलता है आपके फैमिली मेम्बर से। जैसे कि यहाँ पर पहले है फेस, तो फेस किससे मिलता है आपको उसका यहाँ पे नेम लिखना है। आपकी आइज़ किससे मिलती है, उनका नेम लिखना है। नोज़ किससे मिलता है उसका, यानी कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो वही आई फेस आपका फादर से, तो फादर लिख सकते हो। फिर दूसरे में आपकी आइज़ किससे मैच करती है, तो ये पूरे के पूरा आपको फिलअप करना है भाई, क्योंकि आपका फेस किससे मिलता है ये तो आपके फैमिली मेम्बर ही बता सकते हैं। हम नीचे रीड करते हैं भाई। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी माँ से पूछा, मॉम देयर इज़ ए गर्ल अंजलि इन माई क्लास हु राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। संजना ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी मेरी क्लास के अंदर एक अंजलि नाम की लड़की है जो कि लेफ़्ट हैंड से लिखती है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। शी गॉट प्राइज़ फॉर हर हैंड राइटिंग, उसको उसकी हैंड राइटिंग के लिए प्राइज़ मिलते हैं। आई आस्क्ड हर वाई शी डिडंट राइट विद हर राइट हैंड, मैंने उससे पूछा था कि वो अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड, हम सारे के सारे राइट हैंड से लिखते हैं। और आप में से जो वीडियो वॉच कर रहे हो, आप में से बहुत से लोग ज़्यादातर राइट हैंड से राइट करते हैं। शी सैड डैट शी डिड ऑल हर वर्क विद हर लेफ्ट हैंड, तो उसने मेरे को यानी कि अंजलि ने ये बताया संजना को कि वो सारे के सारे काम लेफ्ट हैंड से करती है। शी इवन ट्राइड टू राइट विद हर राइट हैंड बट कुडंट राइट, वो अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती है बट वो नहीं लिख सकती। इन योर नोटबुक, अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, एक्सप्लोर करना है। इन योर नोटबुक राइट विच ऑफ योर हैबिट्स रिसेंबल्स योर फैमिली मेम्बर्स, अब नीचे आपको ये बताना है कि आपकी कौन कौन सी हैबिट्स मैच करती है आपके फैमिली मेम्बर से। हम आ चुके हैं आपके पेज नंबर 6 पर भाई।
अब देखते हैं 6 पेज पर। ओके, तो यहाँ पर फिर एक और टेबल आ चुकी है। ये देखिए, ये आपकी टेबल है भाई, पूरी की पूरी टेबल। आपको इधर आपकी कुछ हैबिट दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि आपको किससे मैच करती है। इसका आंसर भी आपको खुद लिखना है भाई। जैसे कि पहले वे ऑफ टॉकिंग, आपके बोलने की जो हैबिट है वो किससे मैच करती है। वे ऑफ वॉकिंग, चलने की हैबिट, और मैनर, आपके जो मैनर है, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बिहेवियर यानी कि वो आपका किससे मैच करता है। ये आपको खुद फ्री टाइम के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर फिल कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं चैप्टर को भाई। Characteristics of children resemble the characteristics of their parents and grandparents. These are known as hereditary characters, hereditary characters, and the phenomenon is known as inheritance, in which characters are transformed from generation to generation. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चों की कुछ आदतें होती है, करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ख़ास जो बातें, वो मैच करती हैं उनके माता पिता से या फिर उनके दादा दादी से। ऐसा आप भी देख सकते हो, आपकी बहुत सारी आदतें आपके माता पिता से मैच करती होंगी या फिर आपके ग्रैंडफादर से या फिर ग्रैंड मदर से। इसको हम कहते हैं इनहेरिडिटी करैक्टर्स। और इस पूरे को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमारे कुछ गुण यानी कि करैक्टर्स, हमारे जो माता पिता हैं उनके गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। द करैक्टर्स दैट आर acquired in children from their surroundings are not inherited or passed from one generation to another. और इसके अलावा कुछ करैक्टर्स हम अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, वो उन्हें हम इनहेरिटेड करैक्टर्स नहीं कह सकते। सिर्फ वो गुण जो आप अपनी माता पिता से या फिर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आप लेते हो, वो ही उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी करैक्टर्स। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है। कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे पिक देखिए, ये वाली पिक, ये साइंटिस्ट हैं भाई, इनका नेम है ग्रेगर जॉन मेडल। और फिर नीचे एक और पिक दी हुई है भाई, ये वाली पिक, ये हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इनका यहाँ पे क्या, इनके बारे में हमें जानना है, हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, ये आपको बताएगा इस पर्सन के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, ग्रेगर जॉन मेडल फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, एंड फॉर दिस और इसी के लिए ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने मटर के प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जॉन मेडल ने, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसका नेम था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इसको, और ये हमें बताएगा भाई इस पर्सन के बारे में, इस साइंटिस्ट के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote many research papers on determinations of the inheritance of new characteristics। तो इन्होंने भी भाई इनहेरिटेंस पर कुछ अपने पेपर्स, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए थे, लिखे थे। और इन्हीं के लिए इनको ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क। और इनके इस खास काम के लिए
इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 राइटर्स के नेम आ रहे हैं, आपको इनको थोड़ा अपने माइंड में रखना है। पहला है ग्रेगर जॉन मेडल और दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इस लाइन में, ओके मैं दोबारा टिक कर देता हूँ, 1 मिनट जस्ट वेट। ये रहा फादर ऑफ जेनेटिक, किसे कहा जाता है भाई? ग्रेगर जॉन मेडल को। और अगर पूछे भाई कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कौन सा प्राइज़ मिला, हम कहेंगे नोबेल प्राइज़। ओके, अब हम नेक्स्ट नीचे और रीड करते हैं भाई। अब चैप्टर दोबारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, पिंकी से। नाउ पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स और other members of our family. She also wanted to know that whatever animals do have this process of inheritance of characteristics, कि जिस प्रकार कुछ गुण हमारे अंदर आते हैं, क्या ऐसे ही कुछ गुण एनिमल्स के अंदर भी आते हैं? तो पिंकी ये जानना चाहती थी। तो नीचे कुछ दिए भी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, इन पे हमें डिस्कस करना है। हम पढ़ते हैं इनको। हाउ डज काउ रिकोगनाइज इट कॉल्स? कॉल्स क्या होता है भाई? गाय का बच्चा यानी बछड़ा, उसको वो कैसे पहचानती है? तो स्मेलिंग करके, ओके, स्मेल करती है, स्निफ करती है, सूंघती है उसको। सेकंड, इन क्राउड हाउ डज योर मदर रिकोगनाइज यू? भीड़ के अंदर आपकी माता आपको कैसे पहचानती है? अब माता को पता ही होता है कि इसको उनको देखा होता है, वो आपको देखती है, पहचानती है, ठीक है भाई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरेज ऑर्गेनिजम्स हैव करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और पेज नंबर 6 पे चलते हैं, अभी 7th पे आगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ये फिनिश होने वाला है। एंसेस्टर्स बट दे ऑल्सो डिफर इन सब करेक्टरिस्टिक्स, इवन ट्वाइंस आर डिफरेंट इन सम करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो गुण आपके माता पिता के अंदर है वो सारे के सारे आपके अंदर आएँ। कई बार तो दो जो ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं भाई, यहाँ पर ये वाले देखिए कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। ये थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पहले देखिए क्या लिखा है, पहले पॉइंट पर हमने क्या सीखा? फैमिलीज़ कैन बी जॉइंट और न्यूक्लियर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। हमने पहले ये सीखा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से? न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। क्यों होते हैं? इसके अलग अलग रीजंस हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। पहले तो हमने ये सीखा, ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। हमने ये सीखा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, फैमिली 2 प्रकार की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ओके, सेकंड लाइन, फैमिली मेंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। कि जो परिवार के मेंबर होते हैं वो जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ज़्यादा एक दूसरे की केयर नहीं की जाती क्योंकि ज़्यादा मेंबर नहीं होते, सारे के सारे अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं। बट जॉइंट फैमिली के अंदर दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा ताया ना, ये सारे रहते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा हो जाती है। ये हमने सीखा। जैसे हमने देखा कि संजना और सलमा है ना, उस सलमा की जॉइंट फैमिली थी तो उसकी मदर बीमार होगी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं आई। अब आगे नंबर 3, सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड रेज दैम एज देयर किड्स। हमने ये सीखा कि कुछ लोग कुछ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं यानी कि गोद लेते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे अडॉप्शन कहते हैं, यानी कि गोद लेना। नंबर 4 पे हमने ये सीखा कि ग्रेगर जॉन मेडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको तो आपको एज ए जीके जनरल नॉलेज
हमेशा के लिए याद रखना है कि हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक, तो आपका आंसर रहेगा ग्रेगर जॉन मेडल। ठीक है भाई, ग्रेगर जॉन मेडल। तो ग्रेगर जॉन मेडल, इसको आप नेम आपको याद रखना है। और नंबर 5 पे हमने ये सीखा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर डिटरमाइनिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसके लिए? इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पे 5 पॉइंट आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीखे हैं भाई। दोबारा आप एक और समराइज़ कर सकते हो, जैसे कि फैमिलीज़ 2 प्रकार की होती हैं, जॉइंट और न्यूक्लियर। जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में फैमिली मेम्बर्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं भाई। कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें पालन पोषण करते हैं। और ग्रेगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये 5 पॉइंट हमने आपके इस चैप्टर के अंदर सीखे थे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट कुछ नीचे वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट हैं, हम इन्हें यहाँ पे रीड कर लेते हैं भाई। देखिए, पहले है वरिड। वरिड यानी कि चिंतित होना, अपसेट होना, नर्वस होना। नंबर 2 पर है बिहेवियर, वे ऑफ एक्टिंग एंड हैबिट्स, यानी कि आपकी आदतें और आपके काम करने के तरीके, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसे हम कहते हैं बिहेवियर। आगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल क्वालिटी फीचर्स, आपके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं भी, फीचर होते हैं, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि विशेषताएं। नंबर 4 जनरेशंस, द प्रोपोगेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पीढ़ी, यानी कि पहले पीढ़ी दादाजी की आई, दादाजी का बेटा आपके पिताजी, पिताजी के बाद में फिर आप आए, फिर आपके बच्चे आगे होंगे, फिर उनके आगे बच्चे होंगे, इसे हम जनरेशन कहते हैं। नंबर 5 इनहेरिटेड, यानी कि सक्सीड टू, यानी कि किसी से कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, किसी की चीज़ आप खुद रखते तो उसे कहते हैं इनहेरिटेड, यानी वंशानुगत। और उसके बाद में जेनेटिक्स, यानी इसे कहते हैं द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हम कुछ विशेषताएं अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से अपने अंदर लेते हैं, कुछ गुण जो हमें बचपन से मिलते हैं, जन्मजात जो गुण होते हैं, उन्हें उस पर जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये था भाई आपका चैप्टर 1। हमने लाइन टू लाइन इसको पूरा रीड कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपके ये क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इनको समझेंगे भाई लाइन टू लाइन, फिर आप ये होमवर्क आपकी नोटबुक में कर लेना। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आई थी वो तो जस्ट नॉर्मल एक्टिविटी थी, आप अपने पेरेंट्स की नज़र में या फिर किसी टीचर के द्वारा अगर आपके पास में है तो उससे वो आप फिलअप करवा सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।